शाह का जयपुर दौरा कल। दादिया में सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएमआर में ले रहे हैं तैयारियों का फीडबैक। दादिया भी जा सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो दादिया में सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, निगरानी रखी जा रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। कल दौरा है जयपुर का और इससे पहले जो है तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा भी की गई, आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अब अंतिम चरण में जो है तैयारियां हैं और तैयारियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और देखिए, जायजा लेने के लिए दादिया भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दादिया में सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो कल जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इससे पहले वहां पर अब तैयारियां जो हैं बिल्कुल अंतिम चरण में हैं कल दौरे से पहले। और इसको लेकर देखिए लगातार तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है और भी मंत्री और अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी फीडबैक लिया है अब तैयारियों को लेकर। और संभव है कि मुख्यमंत्री दादिया भी पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा तैयारियों का तो फीडबैक उन्होंने लिया ही, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। अभी फिलहाल जो है सीएम फीडबैक तो लिया, लेकिन इसके साथ कहा जा रहा है कि दादिया भी जा सकते हैं सीएम। देखिए पूनम, कल अमित शाह का अहम दौरा है। सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और करीब 3 घंटे अमित शाह जयपुर रहेंगे। दादिया में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में जो हम रूबरू हुए थे, हमने दर्शकों को बताया, ये वही स्थान है जहाँ पर भजनलाल सरकार बनने से पहले एक बड़ी सभा को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। उसी स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो पार्टी के पदाधिकारियों से और हमारी जो सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से जब बात हुई थी तो करीब 1 लाख का वो दावा कर रहे हैं। करीब 1 लाख लोग इस सहकार सम्मेलन में आएंगे। अभी फिलहाल ताजा तस्वीर की बात करें तो खुद सहकारिता मंत्री गौतम दत्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। सहकारिता विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और सीएम भजनलाल शर्मा फिलहाल सीएमआर में है। पूरी तैयारियों का उन्होंने फीडबैक लिया है और ये कहा जा रहा है कि खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी तैयारियों का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल जा सकते हैं। सरकार और संगठन पूरी तरह से तैयार है। चूंकि ये अमित शाह का दौरा है और अमित शाह पार्टी के बड़े नेता हैं, ये तो है ही, साथ में सहकारिता के मंत्री के नाते उनका बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि इसको 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ऐसे में 54 टास्क केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं, उसी दिशा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको जैसा ही पता होगा, भजनलाल शर्मा जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने अमित शाह को आमंत्रित किया था और इसी कड़ी में कल अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। लिहाजा पूरी जो सहकारिता विभाग है तैयारी में जुटा हुआ है। कल भी गौतम दत्त कार्यक्रम स्थल गए थे, अभी भी मंत्री गौतम दत्त कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद है और ऐसा माना जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम का जो तैयारियां उनका जायजा लेने कार्यक्रम स्थल यानी दादिया जा सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल जयपुर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है सहकार सम्मेलन में तो संबोधित करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कई और अन्य कार्यक्रम। और सीएम भजनलाल शर्मा जायजा लेने के लिए इस वक्त जो है दादिया भी पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने फीडबैक लिया है किस प्रकार की तैयारियां जो हैं वहां पर की गई हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार्यक्रम। आज अजमेर के दौरे पर रहेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। छात्रावास अजमेर में महिला कल्याण मंडल गोल्डन जुबली समारोह में शिरकत करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। दोपहर 12:30 बजे अजमेर कलेक्ट्रेट में बैठक भी लेंगी। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी अजमेर और ब्यावर जिले के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि, जल निकासी, रोड एवं बजट घोषणाओं पर चर्चा करेंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अजमेर व ब्यावर जिले के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि, जल निकासी, रोड एवं बजट घोषणाओं पर चर्चा करेंगी। अजमेर का दौरा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का रहने वाला है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एबीवीपी की ओर से आज प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी एबीवीपी। दोपहर 12 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है एबीवीपी। जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन वो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और अब इसको लेकर जो छात्र संगठन है, छात्र नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं और अब उनकी तरफ से प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है। प्रदर्शन होगा और बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र इस दौरान मौजूद रहेंगे। एबीवीपी की ओर से आज प्रदर्शन किया जाएगा। जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद यहाँ पर जो है क्योंकि छात्र संघ जो है लगातार चुनाव की मांग कर रहा है, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। लगातार मांग उठती रही है तमाम छात्र संगठनों की ओर से और आज उसको लेकर अब एबीवीपी प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, जो है आज एबीवीपी प्रदर्शन करने जा रही है और कहा यह जा रहा है बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र संगठन के कार्यकर्ता, छात्र नेता सभी शामिल होंगे, क्योंकि देखिए लंबे समय से जो है इनकी तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मांग की सुनवाई नहीं हुई और इसी के चलते ये प्रदर्शन। हम आपको बता दें, अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करें तो एनएसयूआई, एबीवीपी और तमाम जो छात्र संगठन है वो छात्र चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज जो है एबीवीपी के द्वारा ये प्रदर्शन प्रस्तावित है। 1 बजे इस जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से जो है छात्र चुनाव की मांग चल रही है। इसको लेकर तमाम जो छात्र संगठन है वो जो है सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि अब छात्र चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक है। ऐसे में तमाम छात्र संगठन जो सक्रिय होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव है वो बहाल किए जाए। इसी सिलसिले में आज एबीवीपी के द्वारा ये प्रदर्शन प्रस्तावित है। बिल्कुल कुणाल, साथ ही देखिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे आखिरकार इनकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही, क्योंकि देखिए लंबे समय से ये चुनाव नहीं हो रहे हैं और हर बार मांग की जाती है, लेकिन मांग को अनसुना किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण भी आपसे समझना चाहेंगे कुणाल। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार थी तो उसने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से ही छात्र संघ चुनाव जो है नहीं हुए। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन पिछली बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। इस पर राजनीति लगातार तेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम लोग जो है छात्र संघ चुनाव की मांग कर चुके हैं। वहीं आप ये देखिए, क्योंकि अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है तो अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, क्योंकि अब क्योंकि उस समय जब ये छात्र संघ चुनाव बहाल किए गए थे तो उस समय क्योंकि चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, तो इंटेलिजेंस के माध्यम से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसको देखते हुए जो है छात्र संघ चुनाव को जो है 1 साल के रोक लगा दी थी। लेकिन बाद में जो है चुनाव हुए और चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में अभी तक बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं उनके द्वारा इस पूरी मांग को लेकर किसी भी तरह का बयान यहाँ पर सामने नहीं आए हैं। ऐसे में लगातार क्योंकि मांग चल रही है और जो छात्र चुनाव है उनको जो है बहाल करने की यहाँ पर मांग चल रही है। यही कारण है कि खुद क्योंकि एबीपी जो है बीजेपी का ही छात्र संगठन है वो भी इस मांग को लेकर आज प्रदर्शन कर रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि छात्र चुनाव की तारीख नजदीक है कि क्या सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर क्या छात्र चुनाव बहाल करती है या नहीं करती। पूरी जो इस पूरे मामले में अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में। जी शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए अब फिलहाल जो है एबीवीपी प्रदर्शन के मूड में है। छात्र जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं। बासनपीर गांव में 2 महीने तक धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रशासन ने रोक लगाई है। एसडीएम सक्षम गोयल ने आदेश भी जारी कर दिया है। माहौल पर विशेष तौर पर नियंत्रण के लिए लगाई गई है धारा 163। इस धारा के तहत धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा पर रोक लगाई गई है। लाउड स्पीकर, डीजे, माइक जैसे उपकरणों पर भी इस दौरान प्रतिबंध रहेगा। ये उपकरण पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही धारदार हथियारों पर भी रोक लगाई गई है। आगामी 2 माह तक ये आदेश जारी रहेगा। उल्लंघन करने पर नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा
223 के तहत कार्रवाई होगी। बीती 10 जुलाई गुरुवार को असामाजिक तत्वों ने बासनपीर में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरिवल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवल्लभ, देखिए जिस प्रकार की स्थितियां जो है असामाजिक तत्वों ने उत्पन्न की, उसके बाद अब कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और आगामी आदेश तक यानी कि 2 महीने तक लगभग कहा जा रहा है कि तमाम प्रतिबंध लागू रहेंगे। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल पूनम, जैसा कि गत 10 जुलाई को जो जैसी पत्थरबाजी जैसी घटना सामने आई थी, जिसमें एक विशेष समुदाय द्वारा जो रियासत काल के दौरान युद्ध में जो अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन शहीदों की जो स्मारक बनाए गए थे वो क्षतिग्रस्त थे, जिनको पुनः निर्माण करवाया जा रहा है। जिस दौरान विशेष समुदाय द्वारा पत्थरबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में जो उन छतरियों का था वो निर्माण तो हो चुका है, लेकिन उसी में जो पत्थरबाजी कर रहे थे उसमें 23 महिलाओं पुरुष सहित 23 जनों को जो है गिरफ्तार किया गया था। अब जैसे माहौल तो वैसे तनावपूर्ण जो सामान्य हो रखे हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है उपखंड अधिकारी हैं SDM, उन्होंने आदेश जारी कर धारा 163 लागू की, जिसमें गांव के अंदर जो धारदार हथियार हैं उसको लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें इस आदेश में है उन व्यक्तियों पर जो राज्य की ड्यूटी के दौरान उनके पास हथियार रखने के अधिकृत हैं, उन लोगों पर ये आदेश लागू नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धारदार हथियार रखने या कोई विस्फोटक पदार्थ ले जाने के वजह से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही 5 लोगों से अधिक इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जी बिल्कुल हरिवल्लभ, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अभी तक 23 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी, क्या अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां होनी संभव है? और वहीं दूसरी ओर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है, माहौल कैसा है, क्योंकि ये जो धारा लगाई गई है 163, इसी के साथ कई जो है प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो फिलहाल की स्थिति की बात की जाए, क्या फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है या फिर शांतिपूर्ण माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल पूनम, जिस तरह 23 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो एसपी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अब 23 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया था कि और भी इन लोगों की संभावना जताई जा रही थी उस समय, क्योंकि समुदाय में भीड़ में थी और भीड़ में किसी का नाम नहीं होता, तो जो वीडियो आए थे, फुटेज आए थे, उन आधारों पर पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी। लेकिन तनावपूर्ण माहौल को मद्देनजर रखते हुए जो आगामी 2 माह तक है वो धारा 163 लगाई गई है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो बना रहे। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल बासनपीर में जो है धारा 163 लागू की गई है और ये आगामी 2 महीने तक जो है धारा लागू रहेगी और इसी के साथ कई अन्य प्रतिबंध भी इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने जो पाप किए थे उन पापों को धोने में समय लग रहा है। गहलोत सरकार ने अनियंत्रित और अनियमित अव्यवस्थित ढंग से वार्ड और पंचायतों का गठन किया, जो कि कोई वार्ड 250 मतदाताओं का तो कोई 8000 मतदाताओं का बना दिया गया। अब भाजपा सरकार इन सभी गलतियों को सुधारकर व्यवस्थापन का कार्य कर रही है, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके। किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए वार्ड या फिर पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए। आगे कहा गया कि कांग्रेस को केवल छिद्रान्वेषण और आलोचना की आदत हो गई है। अमित शाह के दौरे हुए बताया कि ये कार्यक्रम सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने और आमजन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। अमित शाह जी एक कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रोग्राम में आ रहे हैं। वो वहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से रवाना होंगे दिल्ली से, और यहाँ हमने भी समय दिया है। दादिया में कार्यक्रम उनका आयोजित होने वाला है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन चूँकि वो आ रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव विभाग का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारे भी कोऑपरेटिव से संबंधित जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे, और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख भी रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
दादिया में कार्यक्रम है, जहाँ पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, उसी स्थान पर ये कार्यक्रम तय है। व्यवस्थाएं हो गई है, थोड़ी बहुत और बाकी होगी तो वो व्यवस्थाएं भी हो जाएगी। पूरे राजस्थान से विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता आएंगे। उसमें पार्टी के हिसाब से अगर कुछ देखिए, संगठनात्मक चर्चा नहीं होगी इसमें, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के किठाना और सोलना गांव में 2 अलग अलग पशु चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 मवेशियों को बरामद कर पीड़ित पशुपालकों को लौटा दिया है। इस कार्रवाई को अंजाम देना आसान नहीं था, क्योंकि मेवात क्षेत्र में न केवल पशु चोरी की घटनाएं आम है, बल्कि वहां तक पहुंचना और चोरी का माल तलाशना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहता है। पशुपालकों ने पुलिस टीम का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार जताया, तो वहीं पुलिस अब इस गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 6/7 की रात्रि को थाना सुल्ताना इलाके में गांव किठाना से एक भैंस एक पाडी, वह गांव सोलाना से एक भैंस और एक पाडी 2 जगह से चोरी हुई थी, जिनकी रिपोर्ट एक किठाना से सुगीता ने दर्ज करवाई और सोलाना से हरिराम कुमावत ने दर्ज करवाई। उन्होंने मुकदमा दर्ज होने के बाद में SHO साहब ने टीम गठित की। SHO साहब के निर्देशन पर टीम में मैं, दिनेश कुमार, अखिल कांस्टेबल, थाने से मुलाजमान सभी हमने टेक्निकल तरीके से सूझबूझ से और चोरी हुई उसकी तलाश के लिए वे तलाश करते हुए अलवद ज़िले में तिजारा एरिया में और इनका भैंसों का इनका पता लगा। SHO साहब कुछ दिन पहले सुल्ताना थाना एरिया से एक भैंस के थाना से एक भैंस सोलाना से चोरी हो गई थी, जो कि मेवात साइड में चली गई थी। उसके दूसरे दिन सुल्ताना थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने अच्छी मेहनत करते हुए उनका पीछा किया, कई जगह CCTV खंगालते हुए मेवात से जाकर के दोनों भैंसों को कल बरामद कर लिया और जो जिनकी भैंस चोरी हुई उनको सुपुर्द कर दिया गया। आज इनके चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के सांगोद के मोईकला बस स्टैंड पर भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब एक दुकान में बिना पूछे झालावाड़ से आए 2 पुलिसकर्मी घुस गए और दुकानदार की कंप्यूटर पर CCTV फुटेज देखने लगे। जानकारी के अनुसार मोईकला बस स्टैंड पर स्थित एक फर्टिलाइजर की दुकान पर बिना परमिशन के 2 पुलिसकर्मी घुस गए। सूचना पर मोईकला पुलिस चौकी से चौकी प्रभारी कमल कुमार भी मौके पर पहुंचे। दुकान मालिक की ओर से पुलिस थाने पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी के दौरान अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर के साथ 3 युवकों ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां वार्ड के बाहर काम कर रहे साथी कर्मचारियों ने अंदर वार्ड में घुसकर नर्सिंग ऑफिसर को बचाया। घटना के बाद पीड़ित कर्मचारी ने सरमथुरा थाने में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर लिखित तहरीर दी है। सरमथुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। हॉस्पिटल में ड्यूटी टाइम पे आया था 8 बजे टाइम पे जैसे ही पेशेंट भर्ती हुए थे, वार्ड के अंदर आया और पेशेंट को ड्रिप लगाने गया और ड्रिप को लगाने के समय ही मेरे को उन्होंने बहस करने लगा कि तू नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद मैं दूसरे स्टाफ की बोल रहा था, उसने मेरे को धक्का दिया और मेरे से मारपीट की और मेरे को धमकी दी, तेरे को जान से मार देंगे, मेरे को जानता नहीं है तू, मैं कौन हूँ। जब तक मेरे साथी कर्मचारी आ गए और उन्होंने मेरे को बचाया।